Hello everyone, my name is Ankush and you are watching C Tutorials. Here are the notes of Windows 116 releases as prepared by Praveen Sharma sir in his classes. I have added some explanations wherever required. Windows 116 के अंदर एक अमेंडमेंट आई है जो कि आपकी May 21 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है. Let me give you the brief of the amendment. अमेंडमेंट में बेसिकली क्या है कि कोविड की वजह से कई लोगों के ना बिजनेसेस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया है कि वो ना अपनी लीज पेमेंट्स नहीं पे कर पा रहे. यानी कि अगर मान लो किसी ने फैक्ट्री लीज पे ले रखी थी, धंधा इतना खराब हो गया कि वो अपनी लीज पेमेंट नहीं पे कर पा रहा फैक्ट्री की, तो उसके रहते कई लेसर्स ने ना जो लीज पेमेंट्स है उनको रिड्यूस कर दिया या फिर वेव कर दिया. तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे आप लीजेस के केस में. नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जब भी लीज पेमेंट्स के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी फ्यूचर लीज पेमेंट्स होती हैं, जो रिवाइज्ड फ्यूचर लीज पेमेंट्स होती हैं, उनको हम डिस्काउंट करते हैं रिवाइज्ड आईआरआर से, और जो वैल्यू आती है उसको कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट से, और जो भी डिफरेंस होता है वो हम राव असेट से एडजस्ट कर देते हैं. नॉर्मल ट्रीटमेंट हम ये करते हैं, लेकिन हमें एक रिलीफ दिया गया है. अगर आप इन चार कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं, अगर इन चार कंडीशंस को अगर आप फुलफिल कर देते हैं, तो जो भी आपकी लीज अकाउंटिंग होगी, जो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग ना लगे, नॉर्मल अकाउंट जो रिलीफ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी पड़ेगी आपको. कंडीशन देख लेते हैं. पहली कंडीशन वो ये कहता है कि जो आपकी लीज पेमेंट्स के अंदर चेंजेस आए हैं वो पोस्ट कोविड-19 है, यानी कोविड की वजह से आपकी लीज पेमेंट रिड्यूस होनी चाहिए. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन वो ये कहता है कि जो लीज पेमेंट्स हैं उनका एग्रीगेट, जो न्यू लीज पेमेंट्स हैं, रिवाइज्ड लीज पेमेंट्स हैं आपकी, उनका एग्रीगेट, और जो ओरिजिनल लीज पेमेंट्स थी उनका एग्रीगेट, दे इधर शुड बी इक्वल और लेस देन. जो न्यू लीज पेमेंट्स हैं वो या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए ओरिजिनल लीज पेमेंट्स हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपकी 10 साल की लीज थी, हर साल आपको लाख रुपए पे करने पड़ते थे. ओरिजिनल लीज टर्म आपकी 10 लाख रुपए होगी जो एग्रीगेट है. अब बिकॉज ऑफ द कोविड-19 आपकी जो फ्यूचर लीज पेमेंट्स है उसने, जो आपका लेसर है उसने अगले 2 साल की ना 20,000 से रिड्यूस कर दिया आपकी लीज पेमेंट्स, और बाद की जो है या तो उनसे रिकवर कर लिया या फिर जो ओरिजिनल चल रही थी चलने दी. तो जो हमारा एग्रीगेट है न्यू लीज पेमेंट्स का वो या तो इक्वल होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए ओरिजिनल लीज पेमेंट्स से. दूसरी कंडीशन. तीसरी कंडीशन वो कहता है कि जो रिडक्शन है लीज पेमेंट में, इट शुड बी मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 30 जून 2021. यानी कि जो लीज पेमेंट रिड्यूस की गई है ना आपकी, वो मैक्सिमम जो की गई है वो 30 जून 2021 तक की कम की गई होनी चाहिए. अगर उसके बाद की भी कम की गई है तो उस केस में आपके ऊपर पैरा 46 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे. तो आपको एक बात पर हमेशा ध्यान देना है कि जो आपकी लीज पेमेंट्स के अंदर रिडक्शन हुआ है वो मैक्सिमम टू दी एक्सटेंट ऑफ 30 जून 2021 तक हुआ होना चाहिए. अगर रिडक्शन 30 जून 2021 के बाद अगर किया गया है तो आप ये बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, तो फिर आपको लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगानी पड़ेगी. तो ये थर्ड कंडीशन होगी. फोर्थ कंडीशन आ जाती है कि कोई भी सब्सटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस में. जो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस थी हमारी, वही की वही रहनी चाहिए लीज एग्रीमेंट की, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ होना चाहिए. अगर आप ये चार कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो आपके ऊपर जो लीज मॉडिफिकेशन लगती थी वो ना लगा के आप रिलीफ की जो मतलब जो हमें रिलीफ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग कर सकते हैं. तो यही हमारा पैरा 46 बी कहता है कि लेसी के पास चॉइस है, या तो वो लीज मॉडिफिकेशन लगाए या फिर वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई करे, यानी कि जो रिलीफ दिया गया है स्टैंडर्ड्स के अंदर वो अप्लाई होगा. तो अब रिलीफ की अकाउंटिंग देख लेते हैं क्या कहता है हमारा स्टैंडर्ड. हमारा स्टैंडर्ड बेसिकली बोलता है कि इन केस अगर मान लो दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन वो ये कहता है कि जो आपने रिड्यूस किए हैं लीज रेंटल्स उनकी रिकवरी नहीं होगी. यानी कि हमने क्या कहा था कि लाइक 1 लाख रुपीज रेंट है तो 20,000 रुपीज इस साल 2 साल आपने कम कर दिए, और जो बाकी की ओरिजिनल लीज टर्म थी वो चलती रही. बाकी फ्यूचर लीज पेमेंट है वो 1 लाख रुपीज ही रही. लेकिन इस साल की जो जो अगले 2 सालों की थी, क्योंकि काम धंधा कम हो गया, हमने 20,000 कम कर दी. या फिर किसी लेसर ने क्या किया कि पूरी पूरी इस साल की लीज पेमेंट ही छोड़ दी, वेव कर दी, फ्यूचर में रिकवरी भी नहीं करेगा, जो ओरिजिनल चलती रहेंगी. तो उस केस में हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि आप सीधा उनको राइट ऑफ कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. मॉडिफिकेशन में तो हम क्या करते थे, हम राव सेट से एडजस्ट करते थे अपनी लीज लाइबिलिटी को. लेकिन उस इसके अंदर हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि आप सिंपली जो 20,000 कम हुए ना, आप उसको P&L से राइट ऑफ कर दीजिए, सिंपल. दूसरा वो कहता है कि अगर मान लो रिकवरी पॉसिबल है, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि आपने जो इस साल अगर मान लो लेसर ने
जो इस साल 20,000 रुपीज जो इस साल 2 सालों तक उसने कम कर दिए, बाद में वो रिकवरी कर रहा है, यानी कि जो फ्यूचर लीज पेमेंट है अगले 2 सालों की, उसने 1,20,000 रुपीज रिकवर, उसने 1,20,000 रुपीज ले लिए, यानी कि 20,000 की रिकवरी होगी। तो उस केस में हमारा स्टैंडर्ड कहते हैं क्योंकि रिकवरी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए आपको कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप P&L में राइट ऑफ नहीं करेंगे। साथ ही में हमारा स्टैंडर्ड दोनों जगह पे ये कहता है कि आपको राव असेट को चेक करने की क्या कोई इंपेयरमेंट तो नहीं है। आप जो इंडेक्स 36 के अंदर इंपेयरमेंट टेस्ट दे रखा है, आप अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे क्या कोई इंपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट है, इफ रिक्वायर्ड तो आप इंपेयरमेंट भी करेंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कहता था कि कैसे आप रिलीफ अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। साथ ही में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अगर मान लो आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट को अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि डेट यू हैव अप्लाइड एज पर पैरा 46 से। और दूसरी चीज कि जो भी आपने अमाउंट रिकॉग्नाइज किया P&L के अंदर, आपको उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट द इंड एस 116 विद अमेंडमेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड फ्यूचर में ताकि जो भी अगर मैं वीडियो डालता हूँ किसी और इंडेक्स को लेके, आप वो भी कवर कर सकें। नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, बाय बाय, टेक केयर।